व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? प्रत्याभूति की संविदा क्या है? प्रत्याभूति की संविदा या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कौन से, आवश्यक तत्व कौन से हैं, और बेसिकली प्रत्याभूति की संविदा और क्षतिपूर्ति की संविदा में बेसिक अंतर क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक अब तक आप समझ गए होंगे, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट लॉ से आपको मैं आज पूरी तरह से केस स्टडी के साथ समझाने वाली हूँ प्रत्याभूति की संविदा। तो सबसे पहले हम चलते हैं धारा 126 की तरफ। क्या है धारा 126? इससे पहले हमने धारा 124 की थी, जिसमें क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा दी गई थी, और धारा 126 में प्रत्याभूति की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की परिभाषा दी गई है। क्या कहा गया धारा 126 में? तो मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं इसको तोड़ के अच्छे से आपको अपने शब्दों में समझाऊंगी। प्रत्याभूति की संविदा से मतलब उस संविदा से है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चूक किए जाने पर उसकी प्रतिज्ञा या पालन या उसका दायित्व करने की प्रतिज्ञा कोई और लेता है। इसको कहते हैं प्रत्याभूति की संविदा। अब ऐसे आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ करिए कि आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, एक लंबी लिस्ट लेके जाते हैं, सामान सारा खरीद लेते हैं, और जब बिल देने का टाइम आता है तो आप देखते हैं कि आपके पर्स में पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में आप सामान वापस तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल अर्जेंट था वो सामान ले आना। तो आप दुकानदार से ये बोलते हैं कि आप आज मुझे सामान दे दो, मैं कल सुबह आकर के पैसे दे दूँगा। तो दुकानदार ये नहीं पता होता है कि आप सच में कल सुबह आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि दुकानदार आपको उतने अच्छे से नहीं जानता है। तभी आपके पड़ोस में जो रहते हैं ना, वो दुकान पे आ जाते हैं, जो ऑलरेडी 10 साल से उस दुकानदार को जानते होते हैं। और दुकानदार ये बोलता है कि अगर आपके जो ये पड़ोसी हैं मिश्रा जी, अगर ये बोलेंगे तो मैं मान जाऊंगा और मैं आपको कल आप आकर पैसे दे दीजिएगा। तो मिश्रा जी जो है उसकी गारंटी ले लेते हैं कि हाँ कल आपको सारे पैसे ये दे देगा। तो मिश्रा जी यहाँ पर क्या है, गारंटर हो गए। तो ये जो गारंटर है ना, श्योरिटी जिसने दी, प्रतिभू जिसने किया, अब उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर आपने कल जाकर के दुकान वाले को पेमेंट नहीं किया तो उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो फिर वो पेमेंट करेंगे, और फिर उनको पेमेंट करने की जिम्मेदारी फिर आपकी हो जाती है। तो ये होता है प्रतिभूति की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो एक कॉमन एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया, और इससे एक और फैक्ट भी आप समझ गए होंगे कि प्रतिभूति की संविदा हमेशा लिखित नहीं होती है, बल्कि मौखिक तरह से भी होती है, जैसा कि इस पूरे एग्जाम्पल से आपने समझा होगा। अब धारा 126 में जो प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा और अर्थ दिया गया है वो तो हम समझ गए, लेकिन हमें इसके लिए और चीज़ें जानना जरूरी कि प्रत्याभूति की संविदा के लिए मेन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरह से संविदा तैयार हो जाती है। तो सबसे पहला इसका एलिमेंट होता है कि इसमें पक्षकार कितने होते हैं। जैसा कि क्षतिपूर्ति की संविदा में हमने पढ़ा था कि 2 पक्षकार होते हैं, यहाँ पर 3 पक्षकार होते हैं। एक तो प्रतिभू है, दूसरा मूल ऋणी है जो ऋण ले रहा है, और तीसरा ऋण दाता है जो ऋण दे रहा है। तो यहाँ पे कितने पक्षकार हुए? 3 पक्षकार हुए, प्रतिभू, मूल ऋणी और ऋणदार। तो मूल ऋणी और ऋणदाता के मध्य में संविदा होता है। यहाँ किसके किसके बीच संविदा हुआ था? इस कहानी में जो मैंने सुनाया उसमें मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच में संविदा हुआ था, चाहे वो मौखिक रूप से हुआ। और प्रतिभू जो है ये प्रतिज्ञा करता है कि यदि मूल ऋणी अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाएगा, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि अगर आप कल सुबह तक पैसे नहीं ले पाएंगे या चूक हो जाएगी या भूल जाएंगे तो वो इसको देंगे। तो वो प्रतिभू तीसरा पक्षकार हो गया। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा लॉ की लैंग्वेज में अगर लिखिएगा तो लिखिएगा कि यहाँ मूल ऋणी और ऋणदाता के मध्य संविदा होता है, जिसके अंतर्गत मूल ऋणी किसी प्रतिज्ञा या दायित्व को पूरा करने की प्रतिज्ञा लेता है, और प्रतिभू जो है उनके साथ संविदा करता है कि अगर वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाएगी, मूल ऋणी जो प्रतिज्ञा ली है और चूक कर देता है, तो वो आकर के इस दायित्व का निर्वहन करेगा। अब दूसरा एलिमेंट क्या है? तो वो है मूल ऋण। तो प्रत्याभूति की संविदा में निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें एक मूल ऋण ना हो, क्योंकि मूल ऋण को ही सुरक्षित करना प्रत्याभूति की संविदा का मुख्य उद्देश्य होता है, और ऋण हमेशा से ज़रूरी होता है। क्या होता है कि प्रतिभूति की संविदा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पैसा, धन। कोई भी किसी का गारंटर जब बनता है तो उसमें इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? पैसे की गारंटी दी जाती है। चाहे अगर कोई किसी को जेल हो जाता है तो जब बेल दी जाती है तो वहाँ गारंटर जाते हैं। तो वो गारंटर क्या अपनी गारंटी देते हैं या बदले में कुछ रखते हैं? कुछ देना पड़ता है गारंटी के तौर पर। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे मेन क्या है? मूल धन, मूल ऋण जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप एक केस का नाम लिख सकते हैं, काउट्स एंड कंपनी बनाम ब्राउन लेकी का वाद
कि किसी अवयस्क के रूप में ऋण के लिए प्रत्याभूति दी जाए तो यदि अवयस्क का ऋण शून्य होता है तो क्या प्रतिभूति दायी होगा। इस बात में निर्णित किया गया कि ऐसी स्थिति में प्रतिभूति दायी नहीं होना चाहिए। यहाँ अवयस्क का केस था और आपको इस केस का नाम याद होना चाहिए, काउट्स एंड कंपनी बनाम ब्राउन की। तीसरा आता है जो एलिमेंट है वो है दायित्व। दायित्व का मतलब क्या होता है कि किसी एक का दायित्व होता है। यदि दायित्व हो तो प्रत्याभूति की संविदा, दायित्व नहीं होगा ना तो प्रत्याभूति की संविदा हो ही नहीं सकती है। कोई एक दायित्व लेगा तभी तो यहाँ पे आपको केस लिखना है मंजू महादेव बनाम शिवप्पा केस। इसमें हाईकोर्ट ने निर्धारित किया कि काल अवरोधित ऋण के लिए प्रतिभू दायी नहीं है क्योंकि मूल ऋणी दायी नहीं होता। चूंकि मुख्य दायित्व मूल ऋणी का है, उसकी असफलता पर गौण दायित्व प्रतिभू पे आता है। यदि मूल ऋणी किन्हीं परिस्थितियों में उत्तरदायित्व से उन्मुक्त हो जाता है तो प्रतिभू भी उन्मुक्त हो जाता है। अब कैसे समझिएगा, मान लीजिए जैसे वही दुकान का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने जो दुकान वालों से ऋण लिया और मिश्रा जी ने आपको जो गारंटी दी, बाद में दुकान वाले ने आपका अच्छा बिहेवियर देखा या दुकान वाले को आपसे कोई काम पड़ गया तो उसको लगा कि चलो आपको ये सामान फ्री में दे देते हैं ताकि फिर बदले में कल को आपसे वो काम ले सके। तो उसने बोला कि ठीक है, कल आपने मेरे से जितना सामान लिया था, जितने पैसे का लिया था वो मैं माफ़ कर देता हूँ, वो मत दीजिएगा। तो आप उस ऋण से मुक्त हो गए ना। तो आपकी जिसने गारंटी दी थी, मिश्रा जी जिसने गारंटी दी थी, वो भी उस चीज़ से मुक्त हो गया, वो भी उस दायित्व से मुक्त हो गया। अब आप समझ गए दायित्व का मतलब। लेकिन केस यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा मंजू महादेव बनाम शिवप्पा केस। अब चौथा है मौखिक या लिखित। ये धारा 126 में कहा गया है कि प्रतिभूति की संविदा का लिखित होना जरूरी नहीं है, या लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। और ये आचरण पे भी होता है। कई बार किसी का आपके साथ आचरण अच्छा होता है, किसी का आपसे व्यवहारिक संबंध होता है तो आप मौखिक रूप से किसी के गारंटर बन जाते हैं। अगला एलिमेंट है मिथ्या व्यपदेशन या तात्विक सत्य को छिपाकर या प्रत्याभूति प्राप्त ना की गई हो। धारा 142 से 43। यदि कोई प्रत्याभूति लेनदार या उसकी जानकारी या अनुमति से तात्विक भाग के बारे में असत्य कथन, गलत जानकारी देकर के या किसी बात को छुपा करके प्रत्याभूति की संविदा करता है तो वो अवैध होता है। सपोज आपने कहीं से उधारी लिया है 200, ठीक है, और आपने छुपा करके जिसने आपकी गारंटी दी उसको बोल दिया आपने कि मैंने 400 का उधार लिया, आप प्लीज़ मुझे 400 दे दीजिएगा। आपने गारंटी दी तो आपने क्या किया, गलत तथ्य उसको दिया। तो ये क्या है। या फिर कोई आपके घर कोई नौकर रखता है, कोई सर्वेंट देता है, तो वो गारंटर कोई होता है जो बोलता है कि मैं ईमानदार बता रहा हूँ कि बहुत ईमानदार आदमी, आपने उसकी गारंटी दी। गारंटी का मतलब ये नहीं कि आपने उसकी ईमानदारी की गारंटी दी तो कल को वो चोरी करेगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपने एक गारंटी दी, ये बेईमानी के कारण नौकरी से निकाला जा सकता है उसको, पर उसके लिए आप उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने उस फैक्ट को छुपाया। अब आखिरी तत्व क्या होता है, प्रतिफल। तो प्रतिभूति की संविदा के लिए प्रतिफल सबसे आवश्यक होता है क्योंकि लेनदार और प्रतिभूति के मध्य प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। प्रतिफल मतलब हमेशा रिटर्न में लेनदार और प्रतिभूति के बीच प्रतिफल होना जरूरी नहीं है। इसमें केस लिख सकते हैं राम नारायण बनाम हरि सिंह का, जिसमें प्रतिफल के बिना की गई प्रतिभूति की संविदा शून्य होती है कहा गया है। तो अब आपने इसका जो मेन वो समझ लिया कि इसके आवश्यक तत्व कौन से हैं। अब आपको बताना है कि प्रतिभूति की संविदा और क्षतिपूर्ति की संविदा में अंतर क्या है। तो जब आप ये आंसर लिखिएगा तो पहले धारा 124 और तो सबसे पहला अंतर लिखिएगा कि धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा है जबकि धारा 126 में प्रत्याभूति की परिभाषा है। दूसरा लिखिएगा कि क्षतिपूर्ति की संविदा में 2 पक्षकार होते हैं, एक तो ऋणदाता और एक ऋणधारी, और प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तीसरा आप लिखिएगा अंतर की एक संविदा होती है, क्षतिपूर्ति की संविदा में सिर्फ एक संविदा होती है जबकि प्रत्याभूति की संविदा में 3 संविदा होती है। एक सामान्य संविदा होती है, एक क्षतिपूर्ति की संविदा होती है कि अगर ये नहीं कर पाए तो इसकी क्षतिपूर्ति मैं करूँगा, और तीसरा प्रत्याभूति की संविदा होती है मतलब गारंटी की संविदा। चौथा अंतर है आपको दोनों में कि दायित्व समाश्रित होता है क्षतिपूर्ति की संविदा, मतलब अगर कोई घटना घटेगी तो ही दायित्व होगा। जैसे कि कार का आप इंश्योरेंस कराते हैं तो कार एक्सीडेंट होगा तभी आपको बीमा कंपनी पैसा देगी, जबकि प्रत्याभूति की संविदा में दायित्व हमेशा से विद्यमान होता है। एक बार आपने किसी की गारंटी ले ली तो आपको वो देना है, ठीक है। उसके बाद क्षतिपूर्ति की संविदा मात्र क्षति को पूरा करने के लिए, जितने का हानि हुआ उसको पूरा करते हुए संविदा खत्म हो जाती है। जैसे आपकी बाइक चोरी हो गई है, आपने 1 लाख का बीमा लिया लेकिन आपकी बाइक 60,000 की, तो आपको जो हानि हुई है 60,000 की बीमा कंपनी आपको देगी और उतने में क्षतिपूर्ति की संविदा खत्म। जबकि प्रत्याभूति की संविदा में ये दिया ही गया है लेनदार के कर्ज की सुरक्षा के लिए। प्रत्याभूति की संविदा किस लिए होती है, लेनदार के कर्ज के पैसे की सुरक्षा के लिए। क्षतिपूर्ति की संविदा मौखिक और लिखित दोनों हो सकती है जबकि प्रत्याभूति की संविदा में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ये मौखिक ही हो या लिखित ही हो। क्षतिपूर्ति की संविदा किसी तीसरे पक्षकार के अनुसार नहीं होती है।
2 ही पक्षकार होते हैं, जबकि प्रत्याभूति की संविदा में तीसरे पक्षकार के अनुसार होता है, 3 पक्षकार में आपसी उसमें होता है। क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्ति का वचन देने वाला ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। जिसने दिया, बीमा कंपनी ने आपको वचन दिया तो सिर्फ और सिर्फ वो जिम्मेदार है। जबकि प्रत्याभूति की संविदा में प्राथमिक दायित्व जो होता है वो किसका होता है, मूल ऋणी का होता है, और दूसरा दायित्व किसका होता है, जो प्रतिभू है उसका दायित्व होता है। तो दायित्व इसमें बंट जाते हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्ति के बाद रकम वसूल नहीं किया जा सकता, एक बार आपको क्षतिपूर्ति मिल गया बार बार नहीं वसूल कर सकते। जबकि प्रत्याभूति की संविदा में मूल ऋण से वसूल किया जा सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि गारंटी या प्रत्याभूति के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार होता है, एक तो विशिष्ट प्रत्याभूति होती है और एक चलत या निरंतर चलती हुई प्रत्याभूति। तो स्पेसिफिक गारंटी जो होती है, विशिष्ट जो होती है, वो होती है भविष्य में पालन की जाने वाली प्रत्याभूति। जैसे कि 2 फ्रेंड है, ठीक है। अब हर्ष जो है वो शिवांश को वचन देता है कि यदि वह ऋषभ को 10,000 रुपये ऋण के रूप में देगा तो ऋषभ द्वारा जब ऋण वापस करने में चूक हो जाती है तो वो ऋण की राशि हर्ष को शिवांश खुद वापस कर देगा। ये एक विशिष्ट प्रत्याभूति है जो केवल एक समव्यवहार के रूप में दिया गया है और इसमें गारंटर एक ही है। लेकिन जो सतत प्रत्याभूति होता है ना, कंटिन्यूइंग गारंटर, संविदा अधिनियम की धारा 129 में कहा गया है सतत प्रत्याभूति की परिभाषा कि वो प्रत्याभूति जिसका विस्तार समव्यवहारों की किसी आवली पर हो, चलत या सतत प्रत्याभूति है। यानी कि प्रत्याभूति का विस्तार सीमित नहीं होता है बल्कि वो चलता रहता है, चलत प्रत्याभूति। तो इसमें ये चलत प्रत्याभूति का मतलब है किस्तों में धन का रिटर्निंग करना, प्रत्याभूति देना या ऋण की पूर्ति करना। तो चलत प्रत्याभूति के बारे में आपने समझ लिया और एक विशिष्ट प्रत्याभूति समझ लिया। इसमें आपको एक चीज़ और लिखना है कि ये जो चलत प्रत्याभूति है ना, उसमें लेनदार को सूचना दे करके प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पे या कोई फेर बदल होने पे, जो कि धारा 130 और 131 में दी गई है, ये पॉइंट्स लिखना भी ज़रूरी है। अब लास्ट में आपको अगर क्षतिपूर्ति की संविदा प्रत्याभूति की संविदा में अंतर लिखना होगा और अंतर के बाद आपको कंक्लूजन लिखना होगा, तो आप क्या कंक्लूजन लिखिएगा। तो आप कंक्लूजन पहली बात तो अपना लिखिएगा, सेल्फ थॉट कि आपको क्या लगता है, और धाराओं का वर्णन या केस का वर्णन किए बिना भी आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप धाराओं के साथ ही निष्कर्ष निकलिए, बस कुछ केसेस आपको अपने आंसर में लिखना होता है। कंक्लूजन हमेशा आपका सेल्फ होता है। तो इस संविदा में कौन सी संविदा की कोई आपको कमी अगर लगती है या किसी का कोई प्लस पॉइंट लगता है तो वह ज़रूर लिखिएगा, और पक्षकारों के बारे में भी आप अपने विचार लिख सकते हैं। इसमें ओवरऑल कंक्लूजन कम से कम 4-5 लाइन का ज़रूर लिखिएगा अगर आपको नॉर्मल मार्क्स से थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए हो तो। बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे, जैसे कि क्षतिपूर्ति की संविदा की पूरी क्लास आप चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, और आगे हम इसके आगे भी इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास देखनी होगी तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन जो भी हो दिल खोल करके पूछिए, और एक स्ट्रक्चर बना लीजिए इस आंसर का, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप इसको सिर्फ स्ट्रक्चर से रिवीजन कर सकिए। और इस वीडियो को 1 से 2 बार सुन करके स्ट्रक्चर बनाइएगा ना, तो बहुत अच्छे से आपको ये पूरी कहानी की तरह याद हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो मैं आपका वेट करूँगी आपके कमेंट